नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच पांचवें दौर की बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,590 सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक का धर्म निभाने की दी सीख। जीएसटी बैठक में लिए गए अहम फैसले। सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी से उत्पन्न होने वाली राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प के लिए जाने का किया फैसला। और केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर हुई वर्चुअल बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिस्थापना और इसके विकल्प को अपनाने में भारत की उपलब्धि को रेखांकित किया। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच पांचवें दौर की बातचीत जारी है। दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। अभी तक चालू वर्ष में खरीफ की फसलों की खरीद एमएसपी पर करीब 330 लाख मीट्रिक टन की हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री निवास पर हुए समारोह में दिए गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत इन टीचर्स को ऑनलाइन समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक धर्म का निभाने की सीख भी दी। इससे पहले 16 अगस्त 2020 को 31,227 सहायक स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले लें तो इन बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर, एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तो अब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है अलग अलग जनपदों में, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे, मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के
किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी से उत्पन्न होने वाली राजस्व कमी को पूरा करने के लिए विकल्प के लिए जाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विशेष खिड़की स्थापित की है जो जीएसटी से उत्पन्न होने वाली कमी की राशि उधार लेने के लिए विकल्प 1 का चयन करते हैं। एकमात्र शेष राज्य झारखंड ने भी विकल्प 1 के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। सभी 28 राज्यों के साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेश जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं, जो पहले ही विकल्प 1 के पक्ष में फैसला कर चुके हैं। इस वर्ष 23 अक्टूबर से विशेष खिड़की का संचालन किया गया है, जो पहले ही 5 किस्तों में राज्यों की ओर से 30,000 करोड़ की राशि उधार ले चुकी है और इसे विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे चुकी है। अब झारखंड को भी इस खिड़की के माध्यम से जुटाई गई धनराशि अगले दौर में दे दी जाएगी। 6,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त 7 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाएगी। और केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के कन्वेंशन UNFCCC के कार्यकारी सचिव पैट्रिसिया एस्टेनोवा के साथ वर्चुअल बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिस्थापना और इसके विकल्प को अपनाने में भारत की उपलब्धि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज कई देश जलवायु परिवर्तन एजेंडा को 2050 तक आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज कार्रवाई करना दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है और इसके वैकल्पिक उपायों पर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की और कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देने का आह्वान किया ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और समृद्धि लाई जा सके। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा उन्होंने दिया। आगे उन्होंने लिखा कि भारत ने मृदा स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण काम करके दुनिया के कई देशों को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। पूरे विश्व में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत न सिर्फ अच्छी मिट्टी और अच्छी फसल के लिए बल्कि अच्छे पर्यावरण के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन गीडा स्थित चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के नवनिर्मित उद्योग भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 3.5 वर्ष के अंदर एक औद्योगिक वातावरण पैदा हुआ है। हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश में कराने में सफलता प्राप्त हुई है। 20 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्रों में के द्वारा किए गए निवेशों ने नौकरी की भी संभावनाओं के साथ जोड़ा है और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ ही इसके माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का दायरा बहुत बड़ा है और अभी अपार संभावनाएं हैं। आज बड़े बड़े उद्योगों की निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। बड़े पैमाने पर यहां पर निवेश हुआ है और निवेश के साथ ही परंपरागत उद्यम के लिए भी सरकार ने नीतियां लागू की हैं। हम लोगों ने पिछले 3-3.5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में हमने सफलता प्राप्त की। 20 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए इस निवेश में नौकरी की इन संभावनाओं के साथ जोड़ा और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ भी इसके माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया। ये वो निवेश है जो पिछले 3 वर्ष के अंदर निजी क्षेत्र ने प्रदेश के अंदर सरकार के साथ जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं उन नीतियों के अंतर्गत किया। लेकिन उत्तर प्रदेश केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का दायरा और उत्तर प्रदेश की यात्रा तो इससे बहुत पुरानी है। जब देश की प्रतिपत्ति आए
उत्तर प्रदेश की आधी थी जब ये देश आजाद हुआ था, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से दुगनी हुआ करती थी। लेकिन आज समय के अनुरूप परंपरागत उद्यम की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण एक स्थिति ऐसी आई कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 तक सीमित होकर के रह गई। और आज फिर से जो एक वातावरण प्रदेश के अंदर सुरक्षा का, सुविधा का और उन सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जहां पर निवेश होना है उन सभी के माध्यम से सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक विश्वास जो प्रदेश सरकार ने निवेशकों और उद्यमियों के प्रति प्रदेश के अंदर देने का प्रयास किया, आज उसका परिणाम था कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश हुआ। वहीं साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि उस निवेश के साथ ही परंपरागत उद्यम के लिए भी सरकार ने अपनी नीतियां लागू की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर दक्षिण, कानपुर उत्तर, कानपुर ग्रामीण, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारियों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को सक्रिय करने के साथ संगठन की गतिविधियों को धरातल तक पहुंचाने के लिए और सरकार के द्वारा मतदाता बनाए जाने के साथ ही गांवों की समस्याओं का निराकरण करने के अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका निर्धारित करने की बैठक की गई है। वहीं किसानों की समस्याओं पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। मिर्जापुर में एफपीओ नवचेतना एग्रो सेंटर किसानों की मदद कर रहा है। केंद्र द्वारा संचालित 80% अनुदान पर फार्मर मशीनरी बैंक दिया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर, मल्चर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर आदि उपकरण दिए गए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग किसानों को सीधा लाभ पहुंचाता है। खेती की बुआई में किसानों के पास पैसा हो या ना हो, ये संस्था किसानों की खेत की जुताई और बुआई कर देती है और एक रजिस्टर में उसको नोट कर लिया जाता है। प्रतिदिन कितने किसानों की कितनी जुताई बुआई की गई ये नोट कर लिया जाता है। उसके बाद में किसान फसल बेच देता है और पैसा सेंटर पर जमा कर देता है। इस संस्था ने एक नया प्रयास किसानों के लिए किया। अपने क्षेत्र के आसपास लगभग 5 किलोमीटर दूरी तक के किसानों को जुताई और बुआई में 25% की छूट दी। किसान मनीष त्रिपाठी ने सही समय पर मिर्ची बेचकर 2 लाख रुपए का फायदा कमाया और वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। सर 10 से 15 बीघे के बीच खेती करता हूँ। इस ट्रैक्टर के आने से सर
हमारे खेत में जुताई का सुविधा बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हमारे पास पैसा न रहने से बड़ी परेशानी उठाना पड़ता था सर। तुरंत और लोगों से जुताई करवाते समय पैसा देना पड़ता था, नहीं तो बेइज्जत होना पड़ता था सर। लेकिन इस संस्था से जुड़ने से, इस ट्रैक्टर के आने से सर, पैसा नहीं है फिर भी जुताई हुआ, हमको बड़ा सुविधा मिला सर। इस ट्रैक्टर के संपर्क में सर जब भी हम आए, हमारा 25% अन्य ट्रैक्टरों के जो है हिसाब से कम में जुताई किया गया। पैसा एकदम नहीं था तब भी जुताई किया गया सर। हमने 5 बीघा मिर्ची खेती की है और 9 चतना एग्रो के थ्रू मेरी मिर्चा रायता मंडी भी जाती है और वहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा ना के बराबर है, एकदम नहीं लगता हमारे ट्रांसपोर्ट। इससे मुझे बहुत ही प्रॉफिट होती है। जाने से मिर्चा ताज़ी पहुँच जाती है मेरी मंडी में और मिर्चा अच्छे रेट में बिक जाती है और उसके बाद हमसे 2 लाख की मुझे बेनिफिट हुआ मिर्ची से खेती करने से। 9 चेतना FPO के माध्यम से 1.5 बीघा खेती मिर्चा के किए थे। हम मंडी ले जाने में हमें खर्चा नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, हमें बहुत फायदा हुआ। मेरा ये संस्था विट्ठलपुर ग्राम सभा विट्ठलपुर सीखड़ में स्थापित है। हम लोगों ने सर जब इसका स्थापना किया तो ये विचार करके कि इससे हमारे आसपास के जितने किसान हैं उनको अधिक से अधिक लाभ कैसे हो, तो हमने इसका स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद हम बता रहे हैं सर कि पहले किसानों के पास जो पशुपालन को करते थे, गोबर वो लोग इन्वेस्ट करते थे, तो गोबर हम लोगों ने उनका ले लिया और गोबर जो हम लोग लेते हैं तो उसके एवज में हम लोग उनको ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसे कम देकर वो हमारे यहाँ से जो हम लोग खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, वो अधिक से अधिक मात्रा में हमसे उस पैसे का वर्मी कंपोस्ट खाद लें, जिससे हम लोगों का ये लक्ष्य है कि खेती जो है वो अपने खेती में वो वर्मी कंपोस्ट ही डाले सर। और उधर चित्रकूट जिले के रामनगर ब्लॉक में लगभग 600 किसान पारंपरिक खेती को छोड़ औषधीय व लेमन ग्रास की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नादिन गांव के किसानों का कहना है कि जहां पहले हम गेहूं व धान की फसल करते, जिसमें साल में 2 बार जुताई, बुआई व सिंचाई का खर्च करना पड़ता था और बेचने के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें कभी कभी लागत भी निकलना मुश्किल होता था। ऐसे में हमारे गांव में देव बाबा बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई, जिससे जुड़कर हमने लेमन ग्रास की खेती शुरू की। इसमें 0 लागत की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस खेती से साल में 1 बीघा में लगभग 40,000 रुपए का फायदा हो जाता है और हमें अपनी उपज को बेचने के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ता। हमारी फसल गांव में ही बिक जाती है। मैं पहले गेहूं और धान की खेती करता था, उसमें जो कि धान में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, खाद भी ज़्यादा लगती थी। अब मैंने लेमन ग्रास की खेती पे आया है। लेमन ग्रास में क्या, एक बार लगा दो तो 5 साल तक बराबर काटते रहो, पेरते रहो। इसमें 2 से 2.5 महीने में पेरी जाती है बार बार। इसमें लमसम प्रति एकड़ में 40 से 50 लीटर एक कटिंग में तेल निकलता है। इसकी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सर बहुत फ़ायदा है लेमन ग्रास में। न इसको अन्य जानवर चरते हैं और न ज़्यादा पानी लगता है, न ज़्यादा खाद लगती है। खाद तो देते ही नहीं है, इसमें सिर्फ पानी गर्मी में देना पड़ता है बस। तो है एक बार लगा देते हैं, 5 साल चलती है। और ऑयल वो लगा है हमारे यहाँ, मशीन लगी है, उसी से पेर के तेल निकाल के बेच लिया जाता है। तमाम आते हैं कंपनी वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं भी ले जाए, ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी कोने में बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेमन ग्रास में लगभग 100 किसान हैं, जो कुछ इन साल लगी है, लगभग 25 एकड़ पिछले साल लगी थी, जिसका ऑयल हम लॉकडाउन में ही 200 लीटर लखनऊ में बेचे थे, हरिभूम बायो एनर्जी। इसके बाद अभी जो फिर से बाद में ऑयल निकला है वो भी रखा हुआ। आमदनी जस्ट डबल है, 40 से 50,000 रुपये लगभग प्रति बीघे है। 5 से 6 लाख रुपए फसल बेच चुके हैं। आपको बताते हैं कि गोंडा के रामनगर में बाराबंकी की रहने वाली प्रज्ञा तिवारी
मेहंदी रचे हाथों से अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालते और फॉर्म फिल करती हुई दिखी। प्रज्ञा की बुधवार को शादी हुई और गुरुवार सुबह 5 बजे फेरों के होते ही वे अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर गोंडा बीएसए ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी, जहां प्रज्ञा की काउंसलिंग होनी थी। मंडप में दूल्हे को छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग में दुल्हन पहुंची, वापस आई तो विदाई हुई। क्योंकि काउंसलिंग की शेड्यूल डेट फिक्स थी, इसलिए फेरों के बाद ही प्रज्ञा को कई रस्म छोड़कर काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा। प्रज्ञा लाइन में लगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाकर रिसीविंग ली। प्रज्ञा को नौकरी मिलने से दोहरी खुशी हो रही थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी प्रज्ञा को बधाई देते हुए कहा कि यह बड़ी बात है कि कल शादी हुई और आज नौकरी लग गई। प्रज्ञा बेसिक शिक्षा विभाग गोंडा में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुई हैं। मेरे लिए कैरियर ज्यादा मायने रखता है। आज बहुत सारी रस्में बाकी थी, बट सुबह 6 बजे शादी जैसे ही संपन्न हुई, हम वहाँ से काउंसलिंग के लिए आए। अभी यहाँ जाने के बाद बहुत सारी रस्में बाकी हैं, फिर मेरी विदाई होनी, मुझे अपने ससुराल जाना है। बट मेरे लिए जॉब भी मायने रखती है, फैमिली भी मायने रखती है, और हम अपनी जॉब का क्रेडिट अपनी पूरी फैमिली, खास अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे यहाँ इस मकाम तक पहुँचाया। और सारे पेरेंट्स से हमें कहना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। जैसे हम आज यहाँ पे खड़े हैं, वैसे अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दें कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने हस्बैंड को कि कल वो मेरी लाइफ में आए फाइनली, और आज मेरी काउंसलिंग है। वो मेरे लिए बहुत लकी चार्मिंग पर्सन है। बिल्कुल विशेष चीज, आज हमारे यहाँ 563 महिलाओं की काउंसलिंग है। काउंसलिंग सुचारू रूप से चल रही है। उसमें एक नई बात यह है कि आज ही एक प्रज्ञा तिवारी नाम की व्यक्ति थी, जिसकी शादी आज, जिसके 7 फेरे सुबह 5 बजे संपन्न हुआ है। अभी चूंकि वो उसका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तुरंत काउंसलिंग की आ गई। हमने उसको वरीयता देते उसकी काउंसलिंग करा ली है। मजे की बात यह है कि वो उसका दूल्हा अभी घर पर ही है, उसकी विदाई के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे यहाँ से उसकी काउंसलिंग संपन्न हो गई, यहाँ से जाकर के ऐसी शिक्षिकाओं के लिए हमारे पूरे विभाग की तरफ से बधाई। और बरेली में सरकार के आत्मनिर्भर मिशन को गति देने के उद्देश्य से इफ्को की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है, जहां महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग सिखाई जा रही है। इसके साथ ही इन्हें सिलाई मशीन भी दी जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इफ्को के प्रबंधक आईसी झा और जिलाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा सिलाई मशीन दी गई, ताकि ये महिलाएं अपने घर में ही रोजगार शुरू कर सकें। इफ्को के सभी कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन देकर महिलाओं के लिए मशीनें खरीदी हैं। यह इफ्को परिसर में 1 महीने की ट्रेनिंग सबके लिए निश्चित किया हुआ है और सब लोग यहाँ आएंगे। हमने ऑलरेडी ट्रेनर फिक्स कर लिया है और हम अभी 75 सिलाई मशीन बांटेंगे, जिसमें आज के कार्यक्रम में क्योंकि कोरोना का माहौल है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में 20 लोगों को हमने बुलाया है। इन 20 लोगों का जब ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम, प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तो फर्दर बुलाएंगे। लेकिन हमारे लिए सारे आइडेंटिफाइड हैं जो किन को देना है। ये बहुत बेहतर प्रयास है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये CSR फंड के तहत नहीं दिया गया है। ये यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने वेतन से ये दिया है और इससे उनकी मंशा पता चलती है कितना बेहतर वो सोच रहे हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी नारी शक्ति अभियान चला रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में से देखा जाएगा। और इफ्को ने हमेशा बेहतर योगदान किया है कृषकों के लिए अच्छे उर्वरक उपलब्ध करा के, और इस कदम में महिलाओं के प्रयास को भी सराहा है इन लोगों ने और महिलाओं को एक जीवन का जरिया दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक माध्यम दिया है। और इससे महिलाओं के परिवार में आय सृजन बढ़ेगा और उनके बच्चे भी सशक्त बनेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर कार्य कर पाएंगे और परिवार स्वावलंबी होगा। ऐसा हमारी इफ्को की इच्छा है। आज मुझे यहाँ से सिलाई मशीन मिलेगी और कुछ दिन की यहाँ मुझे ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिसके थ्रू मतलब मैं अपना और अपने घर वालों का खर्चा पूरा कर सकती हूँ। और मतलब कुछ नहीं तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी कि मतलब मुझे किसी से कुछ मिले, मैं खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होंगी, क्योंकि मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब मुझे सिलाई आती होगी तो मैं अपना और अपने घर वालों का खाना पीना पालन पोषण खुद भी कर सकती हूँ। ये मशीन मुझे मिलेगी तो मैं इससे अपने परिवार का सिलाई करके भरण पोषण कर पाऊँगी। मैं इफ्को का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मशीन मुझे दे रहे हैं।
और उधर अमेठी में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने अमेठी जिले के लाभार्थियों को टूल किट और ऋण वितरित किए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए भी यहां ऋण का वितरण किया गया। इसके साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ले चुके 5 लाभार्थियों को भी टूल किट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऑनलाइन मेले की शुरुआत कल की थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने आवेदन किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत मैंने लोन लिया बैंक से और मुझे लोन दिया गया और अपने बिजनेस को मैं अच्छे से चला रहा हूं और उसी बिजनेस से चला करके अपना घर परिवार भी अच्छे से देखभाल रहा हूं। और मैं जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब के सहयोग से जो हमें राशि मिली है, इससे हम अपनी कील फैक्ट्री स्थापित कर पाएंगे और मेहनत करके इससे व्यवसाय बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। कि आज एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक प्रदेश स्तर से भी गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें कि हमारे जो विभाग के अंतर्गत जो योजना है, जिसमें कि युवा स्वरोजगार योजना या श्रम सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चयनित करते हुए उनको लोन की धनराशि वितरित की गई है। इसके अंतर्गत हमारी सभी बैंकें उन सभी के जो हमारे लोन सैंक्शन हुए हैं उन सभी का ऋण का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय है, जैसे कि आपका माटी कला का कार्य हो गया या आपका हलवाई का कार्य हो गया या कारपेंटर काम हो गया, उनको भी एक कंप्लीट टूल किट का भी वितरण इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। या अन्य जो हमारे इसमें एप्लीकेशन है उनको भी तत्काल डिस्पोज करने के निर्देश दिए गए। संत कबीर नगर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली पराली को किसानों को द्वारा रात के अंधेरे में जलाने की घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा पराली जलाने वाले दोषी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट द्वारा नजर रखी जा रही है, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। जिला प्रशासन के द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसने के लिए क्षेत्रीय लेखपालों के साथ ही 20 पुलिस कांस्टेबल को भी तैनात किया गया है। जनपद में इस वर्ष जो पराली घटनाएं आई हैं, गत वर्ष की घटना के सापेक्ष काफ़ी स्थिति ठीक रही है और जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में पूरा जो प्रशासनिक अमला है और कृषि विभाग है, काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए। कुल 36 घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से प्रकाश में आई, जिनमें से 32 घटनाएं पुष्ट हैं। 4 घटनाओं में किसी अन्य फसल अवशेष न जलने की घटना है और इसके नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं लगभग प्रतिदिन इसका अनुश्रवण किया गया। 122 किसानों को चिन्हित किया गया और 30 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 30 में से 4 कंबाइन धारक हैं, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होकर उनकी कंबाइन मेहदावल तहसील में सीज की गई। लखनऊ में ऐशबाग स्टेशन पर जीआरपी की नई चौकी का उद्घाटन उत्तर मध्य रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक मोनिका अग्निहोत्री और एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने किया। इस अवसर पर रेलवे और जीआरपी के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस नवनिर्मित चौकी के बन जाने से ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। मंडल रेल प्रबंधक मोनिका अग्निहोत्री ने कहा कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए चौकियों की स्थापना की जा रही है। वहीं जीआरपी के एडीजी आनंद ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है और सभी जीआरपी स्थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। यात्रियों की जो सुविधाएं हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने इस पर काफ़ी बल दिया है और वर्तमान में ये जो नई चौकी का नवनिर्मित भवन यहाँ पर हो जाने से ऐसी लोकेशन है इसकी कि चारों तरफ इससे निगरानी रह सकती है और जो हमारी आरपीएफ की टीम है और जीआरपी की टीम है, दोनों में एक समन्वय के साथ ये जो हमारा ऐशबाग का स्टेशन है ये एक सैटेलाइट टर्मिनल की तरह इसको बढ़ाया जा रहा है, इसका और भी विस्तार हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में जो नई सेवाएं प्रदान की जाएंगी या जो यहाँ पर और यात्री सुविधाएं हैं उनके उन्नयन के साथ ये आवश्यक था कि यहाँ पर हम जीआरपी को भी सशक्त करें और उनको भी जो सुविधाएं हैं वो अच्छे स्तर की प्रदान करें। ये ऐशबाग चौकी के जो नए निर्मित भवन है उसके लोकार्पण के लिए उपस्थित हुए हैं। ये एनईआर की जो टीम है, जो डीआरएम एनईआर के नेतृत्व में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग जीआरपी के साथ करके ये एक बिल्डिंग का निर्माण कराया है
इसके लिए पूरा जीआरपी परिवार, एनईआर रेलवे और पूरे रेलवे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,590 सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक का धर्म निभाने की दी सीख। जीएसटी बैठक में लिए गए अहम फैसले। सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी से उत्पन्न होने वाले राजस्व कमी को पूरा करने के लिए विकल्प के लिए जाने का किया फैसला। और केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर हुई वर्चुअल बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिस्थापना और इसके विकल्प को अपनाने में भारत की उपलब्धि को किया रेखांकित। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।